नमस्कार दोस्तों, मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में मैं ओम प्रकाश शर्मा व्याख्याता ज्योग्राफी जो है आपका स्वागत करता हूं। और अपन देख रहे थे पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में द्वैतवाद और अद्वैतवाद जो धारणाएं चली थी, अद्वैतवाद की चर्चा अपन ने ऑलरेडी कर ली है। अब अपन चर्चा करेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति के लिए द्वैतवाद की जो धारणा है उसके ऊपर। द्वैतवाद यानी दो तरह की विचारधारा जिसमें दो तत्वों से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। उस संदर्भ में सबसे पहले अपन देखते हैं चैम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना। चैम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना जो है उस पर अपन विचारे करते हैं। यह चैम्बरलिन ने अपनी परिकल्पना 1905 में दी और चैम्बरलिन ने यह बताया था, इसके अनुसार हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। इसने दो तारे बताए कि ब्रह्मांड में दो तारे ऑलरेडी थे, एक तारा सूर्य था और दूसरा अन्य तारा। ठीक है, अब क्या हुआ, जो सूर्य तारा था उस सूर्य तारे के साथ ही अन्य तारा ब्रह्मांड में उपलब्ध था, स्वतंत्र अवस्था में थे और दोनों का अपना अपना कार्य था। सूर्य इस समय शीतल था, ठीक है, उतना ज़्यादा गर्म नहीं था आज की तरह। अब ब्रह्मांड में चैम्बरलिन ने माना कि अन्य तारा है वो धीरे धीरे सूर्य के पास आया, यानी दोनों के बीच की दूरी जो है वो धीरे धीरे कम हुई। जैसे जैसे सूर्य के पास में आया तो इसके पास आने से तो सूर्य की जो सतह है, क्योंकि इसका बताते हैं कि गुरुत्व बल चैम्बरलिन ने माना है कि ज़्यादा था, तो इस ज़्यादा गुरुत्व बल के कारण जैसे ही सूर्य के नज़दीक से ये दूसरा तारा जो साथी तारा वो निकला, तो उसके निकलने से सूर्य की सतह से कुछ धूल के कण अलग हुए। क्यों अलग हुए? क्योंकि इसके दूसरे तारे के आकर्षण के कारण। और ये धूल के कण जो सूर्य की सतह से अलग हुए इसके आकर्षण के कारण, उनको ग्रहाणु बताया। और यह ग्रहाणु जो है आगे चल करके इनका समूह हुआ, आगे चल करके इन धूल के कणों का समूह हुआ और समूह होकर के इनका निर्माण हो गया। किस रूप में? ग्रहों के रूप में। जब ये धूल के कण यहाँ से अलग हुए और जैसे ये जो तारा था इसके नज़दीक था, तो ये जो धूल के कण अलग होकर के ग्रहाणु के रूप में इसकी ओर आकर्षित हुए, तब तक ये जो तारा था वो सूर्य की सतह से दूर जा चुका था। और दूर जाने से ये जो सारे जो कण है वो इस तारे के साथ में शामिल नहीं हो सके और अकेले रह गए, वायुमंडल में अकेले रह गए। तो इनका धीरे धीरे क्या हो गया? समूह हो गया। समूह होकर के ये फिर सूर्य के चारों ओर भ्रमण करने लगे और इस प्रकार से ये 9 प्रकार के पिंडों में, यानी 9 पिंडों में इनका समूह हो गया और आगे जाकर के ये 9 क्या बन गए? ग्रह बन गए। इस प्रकार से चैम्बरलिन ने अपनी ग्रहाणु परिकल्पना है उसका प्रतिपादन किया। सेम सी मिलेगी, सारी परिकल्पनाएं लगभग सेम सी यहाँ पर नजर आएगी, ठीक है ना। और ये जो ग्रहाणु परिकल्पना है, इनको जैसे ये ग्रहाणु है, इसको एक नाम हो रहा था प्लानेटिसिमल, ये नाम भी इसको दिया गया था। प्लानेटिसिमल के नाम से भी इन जो धूल के कण अलग हुए थे उनको ग्रहाणु भी कहा गया और ये नाम भी इसको प्लानेटिसिमल भी कहा गया। तो ये थी चैम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना 1905 की। अगली परिकल्पना है जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना। अब यहां पर भी वही बात है, जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना जो है उसमें भी अपन देखेंगे। देखो, ये भी द्वैतारक है, जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना। ठीक है, इसमें भी बात वही स्वीकार की है, 1919 में दी। जेम्स जीन्स ने 1919 में इस परिकल्पना का प्रतिपादन किया। इसमें देखो आगे संशोधन करेगा जेफरीज ने 1929 में इसमें संशोधन कर दिया।
ठीक है ना। 1929 में जेफरीज ने इसमें क्या कर दिया, संशोधन कर दिया। ठीक है, तो जेफरीज ने इसमें संशोधन किया। तो अब जेम्स जिन्स जो है उन्हें जो ज्वारीय परिकल्पना दी, इसमें भी 2 तारे स्वीकार किए गए। कितने तारे, 2 तारे, 2 तारे स्वीकार किए। एक तारा कौन सा था, सूर्य, सेम वही बात है। दूसरा तारा अन्य तारा, बात वही है। सूर्य की सतह जो है यहाँ पर भी शीतल बताई, उतनी गर्म नहीं बताया उसको, ठीक है ना। और उसके साथ साथ में अन्य तारा वो बड़ा, सूर्य से आकार में बड़ा बताया, और आकार बड़ा होने के साथ साथ में इसका आकर्षण भी ज़्यादा बताया गया, ज़्यादा आकर्षण इसका स्वीकार किया गया, ठीक है ना। और जैसे जैसे वही परिकल्पना है कि ये तारा ब्रह्मांड में सूर्य के साथ में भ्रमण कर रहा था, घूमते घूमते ये सूर्य के नज़दीक में आया। सूर्य के नज़दीक आने से इसका जो आकर्षण है, क्योंकि इसमें ज्वारीय बल जो था, इसका ज्वारीय बल किस पर लगा, सूर्य की सतह पर लगा। कहाँ लगा है, सूर्य की सतह पर इसका ज्वारीय बल लगा। और ज्वारीय बल लगने से सूर्य की सतह से कुछ जो पिंड है, इसके ज्वार के बल के कारण यहाँ से सूर्य की सतह से कुछ पिंड है वो इसकी ओर आकर्षित हुआ। यहाँ से सतह से कुछ ज्वारीय बल के कारण यहाँ की सतह का कुछ भाग किसकी ओर आकर्षित हुआ, इस दूसरे तारे की ओर आकर्षित हुआ। और ये जो आकर्षित हुआ यहाँ से, और ये पिंड और इसकी ओर आगे बढ़ा, इसको क्या नाम दे दिया गया, फिलामेंट नाम दे दिया। इसका नाम दिया गया उसको फिलामेंट। अब इसका आकर्षण इतना था कि ये सूर्य की सतह से ये पिंड है वो टूट करके अलग हो गया, ठीक है। ये फिलामेंट अलग हो गया, अलग हो करके और इसकी ओर आकर्षित हुआ, लेकिन तब तक ये वापस दूर जा चुका था, वापस दूर चला गया। तब तक ये फिलामेंट जो है वो फिर इसके साथ शामिल नहीं हो सका, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लग गया। इस प्रकार से बताया जाता है कि आगे चल करके ये फिलामेंट है, इसके 9 भाग हो गए, ठीक है। और ये 9 भाग है 9 ग्रहों के रूप में बन गए। वही 2 तारों की परिकल्पना यहाँ पे की गई है, ठीक है। सेम ही बात है, लगभग सबकी जो विचारधाराएं हैं सेम सी है, वो ज़्यादा फर्क नहीं है। अपने को ध्यान जो रखना है, जेम्स जिन्स की परिकल्पना कौन सी है, उसका नाम ज्वारीय परिकल्पना है। चैम्बरलेन मोल्टन की ग्राणु है, ठीक है। इसका 1919 में आया था, जेफरीज ने 1929 में इसमें संशोधन किया। अब जेफरीज ने इसमें संशोधन करके क्या कर दिया, जेफरीज ने इसमें बताया, इसमें तो चेंज किया है कि इसमें 3 तारे स्वीकार कर लिए। जेफरीज ने 3 तारे स्वीकार किए। एक तारा सूर्य था, ठीक है, और दूसरे 2 अन्य तारे, 2 अन्य तारे स्वीकार किए। और 2 अन्य तारे जो थे, उन तारों में के आकर्षण के कारण जो है, सूर्य के आकर्षण के कारण वो आपस में ब्रह्मांड में ऑलरेडी पहले से बंधे हुए थे, ठीक है। और इनके आकर्षण के कारण जो अन्य जो तारे हैं उनके अंदर विघटन होता है। विघटन होने से ग्रहों का निर्माण, कोई विशेष इसमें जेफरीज ने इसमें चेंज किया नहीं। जेफरीज के मत के अनुसार ये सेम ही धारणा उसकी रही है, क्योंकि इसको पढ़ करके उसने संशोधन करने का प्रयास किया। लेकिन इसमें जो चेंज किया है वो सूर्य के अलावा 2 तारे स्वीकार कर लिए। जेफरीज ने सूर्य के अलावा 2 तारे स्वीकार कर लिए, और वही आकर्षण से जो फिलामेंट है उससे विभिन्न प्रकार के पिंडों का निर्माण यानी ग्रहों का निर्माण हो गया, ठीक है। सेम वही है, चेंज इतना सा है जेफरीज और जेम्स जिन्स की परिकल्पना में। यहाँ 2 तारे हैं और यहाँ पे 3 तारे हैं, ठीक है ना। अगला है ये छोटी छोटी बातें हैं, हालांकि बड़ी परिकल्पना है, लेकिन अपने सिलेबस में इनको शॉर्ट में दे रखा है, तो अपन इनकी थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे विस्तार से। तो इसमें वायुमंडल कैसे बना, स्थलमंडल कैसे बना, कई तरह की परिकल्पनाएं आगे चल करके आती है। अगली है रसेल की द्वितारक। अगला जो है, अगला बिंदु इसमें है रसेल की द्वितारक परिकल्पना। अब रसेल की द्वितारक परिकल्पना क्या है, इसमें भी अपन देखेंगे कि रसेल ने भी क्या किया है,
इसके विशेष प्रमाण कब मिलते हैं। रसेल के अनुसार भी वही बात है कि ब्रह्मांड में पहले से सूर्य के अलावा 2 अन्य तारे पहले से मौजूद थे। अब ये तारे आए कहाँ से, इस पर ये रसेल वगैरह जो है, चाहे चैम्बरलिन, मोल्टन हो, ये इस पर चर्चा नहीं करते, क्योंकि ये कहते हैं कि पहले से थे, इनके बारे में इनको कोई ज़्यादा नॉलेज था नहीं। ठीक है, तो इन्होंने बस ये भी ये मानता सूर्य के अलावा अन्य 2 तारे थे। 3 पिंड स्वीकार कर लिए रसेल ने भी। तो रसेल ने भी यही कहा है कि सूर्य था, एक अन्य तारा था और एक तीसरा तारा और था। अब ये विशालकाय था। रसेल ने कहा है कि एक तीसरा जो अन्य तारा था वो विशालकाय था, बहुत बड़ा था। ठीक है, और ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। चक्कर लगाते लगाते इनके आकर्षण बल के कारण ये क्या, चक्कर लगाते लगाते कुछ नजदीक आए। नजदीक आने से क्या हुआ कि इसका गुरुत्व बल या ज्वारीय बल ज़्यादा था। भाई ये बड़ा है तो ज्वारीय बल भी ज़्यादा माना गया है। ठीक है, ज़्यादा ज्वारीय बल, हालांकि घनत्व कम है तो आकर्षण जो है वो कम होना चाहिए था, लेकिन वर्तमान को यदि अपन देखें तो, लेकिन इसका माना गया है कि ज्वारीय बल भी इसका ज़्यादा लगा। किसके ऊपर? साथ ही इस तारे पर। सूर्य कोई प्रभाव नहीं है यहाँ, कोई किसी प्रकार से प्रभाव सूर्य पर इनका नहीं पड़ा है। ठीक है, ये तो इसके चक्कर लगा रहे थे, इसके आकर्षण से पहले से बंधे हुए थे, ऐसा स्वीकार किया रसेल ने। अब होता क्या है कि रसेल कहता है कि ये जो बड़ा तारा जैसे ही सूर्य के दूसरे तारे के नज़दीक से गुजरा तो इस तारे के सतह से कुछ भाग जो है इसकी ओर आकर्षित हुआ। सेम वही बात है, और ये एक सिगार के आकार में, एक छल्ले के आकार में एक भाग इससे अलग हुआ और अलग होकर के इसकी ओर आकर्षित हुआ। ठीक है, यह प्रक्रिया चलती रही भाई, कालांतर में यह प्रक्रिया इस प्रकार से चलती रही, और चलते चलते जैसे ही इससे तारे से ये इसका शिगार का पिंड अलग होकर के इसकी ओर जाने लगा, तब तक वही बात है कि ये दूर चला गया, घूमते घूमते दूर चला गया। और ये बात प्रमाणित भी है कि वर्तमान में अपन उपसौर और अपसौर की बात करते हैं, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कम और अधिक होती रहती है। ठीक है ना, तो यह प्रमाणिक भी लगता है। ये दूर चला गया तो ये जो इससे फिलामेंट अलग हुआ था शिगार के रूप में, जो छल्ले के रूप में ये पिंड अलग हुआ था, ये उस तक नहीं जा पाया, बल्कि ये क्या करने लगा, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। ठीक है, वापिस इसमें नहीं मिल पाया और एक बैलेंस में आ गया, तो ये भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। इस प्रकार से ये कहता है कि इस तरह के 9 छल्ले अलग हुए। रसेल ने भी ये बात स्वीकार किया, 9 छल्ले अलग हुए जो आगे जाकर क्या बन गए, ग्रहों के रूप में निर्मित हो गए। ठीक है, तो इसमें रसेल ने भी यह ध्यान से देखें अपन तो 3 तारे, बड़ा तारा, उसके बाद में एक छोटा तारा, एक सूर्य, 3 चीज़ों को स्वीकार किया है। सूर्य इनको एक गुरुत्वाकर्षण से बांधे हुए हैं, इसके चक्कर लगा रहे थे, और जो बीच में जो छोटा तारा था उसके टुकड़े होने से 9 ग्रहों का छल्लों के रूप में, शिगार के रूप में अलग होने से किसका निर्माण हो गया है, 9 ग्रहों का निर्माण हो गया। सिमिलर ही है, अपने को क्या ध्यान रखना है कि रसेल की द्वितारक परिकल्पना में कितने तारे हैं, किससे भाग से ग्रहों का निर्माण उसने माना है, तो मध्यम तारे से माना। यहाँ सूर्य से नहीं माना, सूर्य की सतह से इसने न मान करके इस मध्यवर्ती तारे से है, इसको अलग माना है। अगली परिकल्पना चालू कर दी। तो अपन देख रहे थे, अब है रसेल की द्वितारक के बाद में द्वैतवाद की अन्य परिकल्पना जो है उस पर चर्चा करते हैं, और वह होयल वह दूसरा नाम एक इसका साथी और था, गणितज्ञ था, लिटिलेटन। होयल व लिटिलेटन दोनों गणितज्ञ थे, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, और इन्होंने भी अपनी जो विचारधारा है पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में
प्रस्तुत की और 1939 से की विचारधारा थी 1939 में। इनकी जो परिकल्पना है उसको भी एक प्रकार से ग्रहणु परिकल्पना ही कहते हैं, न्यूक्लियर फाइसिस के नाम से इसको पुकारते हैं। इसको भी यदि अपन देखें तो इसमें भी इन्होंने सूर्य के अलावा 2 तारे या कुल 3 तारे स्वीकार किए। यहाँ एक बात तय होगी कि वर्तमान में जो बात है वहाँ तक हॉयल की विचारधारा है उसमें सूर्य को हीलियम और हाइड्रोजन का बना बता दिया, जो आज तक सटीक प्रमाण है कि सूर्य हीलियम और हाइड्रोजन का बना हुआ है। ठीक है। 2 अन्य तारे ब्रह्मांड में थे, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। कालांतर में क्या हुआ, इस तारे का गुरुत्व या ज्वारीय बल किस पर लगा, साथ ही तारे पर लगा। ये सूर्य के चारों ओर भ्रमण कर ही रहे थे, तो इसका तारे का इसके ऊपर जैसे बल लगा तो बताया जाता है कि इसको नोवा कहा गया। इसके अंदर बड़ा विस्फोट हुआ। अब बिग बैंग की ओर आगे बढ़ रहे हैं अपन। यहाँ हॉयल ने कहा कि इस तारे में बड़ा विस्फोट हुआ और विस्फोट होकर के ये अनेक टुकड़ों में बिखर गया और इसके टुकड़े हो गए। टुकड़े होने के बाद में इससे जो मलबा बाहर निकला वो धीरे धीरे अनेक पिंडों में घनीभूत हो गया। यहाँ से जो मलबा इकट्ठा हुआ वो अनेक पिंडों में घनीभूत हुआ और घनीभूत होकर के वो सूर्य के चारों ओर भ्रमण करने लगे। जो जो पिंड बने वो सूर्य के चारों ओर भ्रमण करने लगे। और ये जो पिंड है इस नोवा यानी विस्फोट है, इसमें सुपरनोवा इसको कहते बड़ा विस्फोट है, यहीं से ये निकला है। तो इस तारे में विस्फोट होने से इसके ज्वारीय बल के कारण, आकर्षण के कारण, और इसके 9 बड़े टुकड़े हो गए। ठीक है ना। और ये 9 बड़े टुकड़े आगे जाकर के क्या कहलाए, ग्रहों का रूप इन्होंने ले लिया, ये ग्रह कहलाए। ठीक है। तो इस प्रकार वही सिमिलर बात है। लेकिन हॉयल की परिभाषा जो है, हॉयल की जो बात है, लिटन की जो बात है, वो ये कौन थे, गणितज्ञ थे, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के थे। इनको 1939 में अपना सिद्धांत दिया था और 3 तारे स्वीकार करके इन्होंने मध्य वाला तारा है इसमें विस्फोट बताया है। बस ये ध्यान में देना है। इसमें चेंज क्या है, चेंज यही है कि ये मध्यवर्ती तारे में इसके आकर्षण से थोड़ा सा विस्फोट हुआ और विस्फोट होने के बाद में इसके अलग टुकड़े हुए, टुकड़े जो है मलबा बिखर गया, वो धीरे धीरे वायुमंडल में आपस में आकर्षण से के कारण घनीभूत होकर के 9 बड़े पिंड बन गए। वो पिंड आगे जाकर क्या बन गए, ग्रह बन गए। तो ये किसने कहा, हॉयल ने कहा है। इसके बाद में जो अंतिम द्वैतारक की परिकल्पना है, अगली जो है हॉयल के बाद में पांचवी परिकल्पना जिसको अपन कह सकते हैं, ऑटो शिम्ड की परिकल्पना है। और ऑटो शिम्ड जो है उसने किस प्रकार से अपनी परिकल्पना दी, उसका नाम दिया अंतरतारक धूलकण परिकल्पना। ऑटो शिम्ड ने 1943 में अपनी परिकल्पना प्रस्तुत की। 1943 में, ठीक है। तो ऑटो शिम्ड ने कब दी है, 1943 में। और ये रशियन था, रूस का था।
इन्होंने भी पृथ्वी की उत्पत्ति पर अपने विचार प्रकट किए और विचार प्रकट किए। तो इन्होंने देखो नाम दिया है अंतरतारक धूलकण। ठीक है, अंतरतारक धूलकण, वायव्य राशि परिकल्पना, इन्होंने भी वो वायुमंडल में ब्रह्मांड में सूर्य को स्वीकार किया है। ठीक है, और अन्य तारों को भी स्वीकार किया है। ठीक है, साथ साथ में इन्होंने कहा है कि ये जो तारे थे, इन तारों को उन्होंने माना कि ये धूलकणों के रूप में मौजूद थे, वायुमंडल में धूल के कणों के रूप में मौजूद थे। सही कहा, धूल के कणों के रूप में मौजूद थे। अब ये धूल के कण ब्रह्मांड में ऑलरेडी फैले हुए थे। जो दूसरे जो पिंड है वो इस प्रकार से धूल कणों के रूप में वायुमंडल में मौजूद थे। सूर्य के आकर्षण के कारण ये जो धूलकण है वो धीरे धीरे क्या हुआ, संघनित होने लगे। सूर्य के आकर्षण के कारण धूलकण जो है वो धीरे धीरे क्या होने लगे, संघनित होने लगे, घनीभूत होने लगे। ठीक है, घनीभूत होने लगे तो इन धूलकणों की एक प्रकार से क्या बन गई, इस प्रकार से इकट्ठा होते होते और एक तस्त्रीनुमा आकृति बन गई। क्या बन गई, एक तस्त्रीनुमा आकृति बन गई। किसने कहा, ओटो शिमित ने। अंतरतारक धूलकण परिकल्पना इन्होंने दी है, तो ये तस्त्रीनुमा आकृति बन गई। अब ये कहते हैं कि ये तस्त्रीनुमा जो आकृति है वो सूर्य के आकर्षण के कारण जो है आकृति बनने के बाद में ये घनीभूत होने लगी और कुछ ठोस हो गई। ये जैसे जैसे पास आए तो आपस में आकर्षण के कारण ये धीरे धीरे तस्त्रीनुमा आकृति में धूल के जो कण थे वो घनीभूत होकर के ठोस रूप में कन्वर्ट हो गए, और ठोस रूप में कन्वर्ट हो गए और धीरे धीरे सूर्य के चारों ओर ये भ्रमण भी करने लगे। तो इस प्रकार से जो तस्त्री बनी, इस तस्त्रीनुमा आकृतियाँ 9 बनी। ठीक है ना, 9 प्रकार की तस्त्रीनुमा आकृतियाँ बनी, और ये 9 तस्त्रीनुमा आकृतियाँ जो है वो धीरे धीरे सूर्य के चारों चक्कर लगाने लगी। और ये जो 9 तस्त्रीनुमा आकृति बनी थी ये 9 ग्रह बने। क्या बने, 9 ग्रह। तो यहाँ कोई बड़ी बात है नहीं, क्योंकि ओटो शिमिट जो रशियन है उसने भी अंतरतारक धूलकण परिकल्पना में सूर्य के चारों ओर जो धूल कणों का जो बादल था उस बादल के घनीभूत होने से तस्त्रीनुमा आकृति बन गई, और उसके धीरे धीरे अलग अलग शेप की आकृतियाँ बन करके और 9 ग्रहों के रूप में, 9 पिंडों के रूप में घनीभूत होने से 9 ग्रहों का निर्माण इन्होंने बता दिया है। ठीक है, लेकिन यहाँ जो महत्वपूर्ण बात है, इन्होंने भी जो सूर्य है उसको हीलियम, अब यहाँ कुछ सत्यता प्रतीत हो रही है, इसको हीलियम और हाइड्रोजन का बता दिया। अब इन्होंने यह भी बताने का प्रयास किया कि ये तस्त्रीनुमा आकृति जो ठोस बनी थी ये इस प्रकार से इतनी ठोस कैसे हो गई। तो इसने ये भी स्वीकार किया है कि ये चारों ओर जो वायव्य राशि है इसके चारों ओर ये चक्कर लगाया जब सूर्य के चारों ओर, तो सूर्य की जो गैस थी उस गैस के कारण इनकी जो आंतरिक भाग की जो गैस थी वो सिकुड़ती संकुचित होती चली गई, है ना, संकुचित होकर के, और ये जो है इसको ठोस बना दिया, वायव्य राशि जो है उसको ठोस बना दिया और कालांतर में आगे चाल करके और 9 ग्रहों का निर्माण हो गया। तो ये किसने कहा, ओटो शिमिट ने। अब तो यहाँ से जो बात आती है कि अंतरतारक धूलकण वायव्य राशि परिकल्पना किसकी है, ओटो शिमिट की है। कहाँ के थे, रशियन थे। 1943 में अपना सिद्धांत दिया। ठीक है, इन्होंने भी चारों ओर वायुमंडल में ब्रह्मांड में सूर्य के साथ साथ में धूल कणों को स्वीकार किया अन्य तारों के रूप में, और उनके घनीभूत और संगठित होने से ग्रहों का निर्माण हुआ है। अब जो महत्वपूर्ण जो आधुनिक सिद्धांत आएगा अगला, उसकी विस्तार से और अपन चर्चा करेंगे। उसमें भी अपन तारों की उत्पत्ति कैसे हुई विस्तार से आधुनिक सिद्धांत है उसकी चर्चा करेंगे, और उसका नाम होगा द बिग बैंग, एक बड़ा विस्फोट। इसके रूप में अपन देखेंगे। एडविन हबल का सिद्धांत होगा, उसकी विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि वो अपने एनसीईआरटी के जूनियर सिलेबस में है, तो उसमें विस्तार से इसकी परिचर्चा अगले वीडियो में अपन करेंगे। तो ये तो थी प्रारंभिक विचारधाराएं। तो इस तरह के अगले वीडियो के लिए आप देखिए हमारे मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपके पास जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड होता है तो नोटिफिकेशन आ जाए और आप संपूर्ण जो हमारा कोर्स है उसका लाभ उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहें मिशन।